This call is now being recorded. This call is now taking notes. अच्छा, अभी 1 मिनट रहता है क्या? ओके, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को। हर्षित सर ने शायद आप लोगों को बताया होगा रिगार्डिंग बैच मर्जिंग, डिस्कस किया था, कल किया हो या परसों किया होगा, बट आई थिंक ही मस्ट हैव डिस्कस्ड विद यू ऑल। किया था क्या? यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या, अब दो चीजें हैं। इस वाले बैच की स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। होनी चाहिए अराउंड 20, बट इट इज अराउंड, देखो अभी सिर्फ ओनली 6 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर, राइट। अभी तो बाकी बच्चे आए भी नहीं है, राइट। तो इसीलिए टीचर्स हैव डिसाइडेड, वो आपके लिए भी अच्छा है, टीचर्स हैव डिसाइडेड टू मर्ज दिस बैच इनटू आवर अनदर बैच। आप लोगों को उस बैच में जाएंगे, वहां पे क्लासेस का टाइमिंग यही रहेगा, 7 से 10:15 रहेगा, बट नो डाउट शेड्यूल मतलब टाइम टेबल चेंज होगा, वो आपको शेयर कर दिया जाएगा, बट क्लासेस आपकी 7 to 10:15 ही होंगी, और वो मंडे से मर्ज होगा, ठीक है। और आई होप आप सभी सुन रहे हैं। सिमरन, अक्षरा, यस मैम। है क्या यहाँ पे? यस मैम। अच्छा, परमिंदर अभी नहीं आया, ठीक है। तो वो मर्ज होगा, राइट, बैच। अब उसमें क्या है, क्लासेस का टाइमिंग वही रहेगा, 3 घंटे की क्लासेस होंगी, और वहां पे स्ट्रेंथ काफी है, अराउंड 35-36 बच्चे हैं वहां पे उस बैच में, राइट। तो आप लोग उस बैच में आओगे, वो बैच फिर अच्छा भी रहेगा, थोड़ा इंटरेक्शन भी होगा, राइट। टीचर भी बहुत एनर्जी के साथ नो डाउट पढ़ाता है जब बहुत सारे बच्चे होते हैं, ये तुम लोग भी समझते हो, राइट। तो वहां पे नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मंडे से इन ऑल द 3 सब्जेक्ट। मेरा इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो रहा है, फिजिकल मैं वहां पे कंप्लीट करा चुकी हूँ, और मनीषा मैम का करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद कौन सी यूनिट आई डोंट नो, वो कराएंगी वो, और मैथ्स का मे बी लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी वहां पे स्टार्ट हो रहा है, मैट्रिसेस हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन ये आ सकता है, बट मैम हमारा मतलब तुम्हारा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है अभी अभी, आज टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 3 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो उसकी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, वो मेरी हेडेक है कि मैं तुम्हें किस तरीके से वो सिलेबस करवाऊंगी, क्लियर है। तो आप लोग नए बैच में नया पढ़ोगे, एंड उसके अलावा मैं तुम लोगों की या बाकी टीचर्स जो भी तुम्हारा पेंडिंग है उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे। दिन में सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा क्लास होगी तुम्हारी 5:30 से 6:30 बजे, जहाँ पे टीचर पुराने वाला कवर कराएगा। जैसे अभी मान लो मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 3 चल रहा है, तो मेरे को और अभी चाहिए लेक्चर पढ़ाने के लिए, तो मैं वहां पे बाकी के पेंडिंग लेक्चर्स और केमिकल काइनेटिक्स वो खत्म कराऊंगी धीरे धीरे। तो साइड बाय साइड तुम्हारा ये पेंडिंग वाला काम होता रहेगा, और जो नए बैच में आओगे वहां पे फिर आपका नया सिलेबस चलेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पे मानना पड़ेगा कि जो एक्स्ट्रा लगेगा 1 घंटे का, उसमें आना पड़ेगा दिन में। अब आपको 3 क्लासेस फिर लेनी पड़ेगी कुछ टाइम तक, बिकॉज आप लोगों का रह गया, ठीक है। हम चाहते तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी दे सकते थे, बट नहीं, मेरे को पता है वो बच्चे आप लोग नहीं देखोगे, आप 2-2 क्लासेस रिकॉर्डिंग नहीं इतना कर पाओगे, तो इसलिए हम लोग क्लासेस में ही जो है इनको कवर करेंगे। सो उसकी टेंशन नहीं लेने की, तुम्हारा सिलेबस रह जाएगा, वो मेरी हेडेक है, हम बाकी टीचर्स की हेडेक है कि हम किस तरीके से तुम लोगों को सिलेबस करवाते हैं, ठीक है। तो यही था, अगर तुम्हें कुछ और पूछना है तो आप और पूछ सकते हो, दिमाग में कोई बात आ रही है तो आप वो पूछ सकते हो। मैम एक डाउट था कि जैसे मेरी 11th इतनी अच्छी नहीं गई, तो 11th का क्या होगा? फिर मैम उसके 5 महीने बचे हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, तो मुझे 11th भी complete करनी है। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही गगन, क्या कह रहे हो आप? मैम जैसे मेरी 11th कंप्लीट नहीं है, तो मुझे 11th भी कंप्लीट करनी है, और 5 मंथ्स भी बचे हैं, 4-5 मंथ्स के लिए, तो थोड़ी टेंशन ज्यादा होती है, तो 11th का कैसे कर? 11th की तुम लोग टेंशन मत लो बिल्कुल भी। देखो अभी जो हमारा दूसरा बैच है उनका जून में वेकेशन चल रहा है, राइट, तो हम उनको 11th करा रहे हैं साइड बाय साइड। तुम लोगों को इसलिए नहीं करा पाए क्योंकि तुम अभी हमारे पास आए थे, राइट। तो हम लोग लाइक थोड़ा सा ये था कि बच्चे अभी अभी आए हैं, इतना लोड दे देंगे तो वो आप उतना ले नहीं पाओगे। तो पहले आप लोग मेरी बात सुनो, आपका 12th चल रहा है साथ साथ, ठीक है।
देखो 11th का हम लोग आपको गाइड करेंगे जब आप लोगों की मेंटरशिप कोल स्टार्ट होगी ना, उसमें वी विल गाइड यू रिगार्डिंग ग्रेड 11। ठीक है, तो उसकी टेंशन तुम मत लो। वी हैव ऑलरेडी आर रिकॉर्डेड लेक्चर्स विद अस। ठीक है, हम लोग जब आप लोगों के साथ मेंटरशिप कॉल करेंगे, जब हम आप लोगों को गाइड करेंगे, तो उस टाइम पे हम टारगेट भी आप लोगों को असाइन करेंगे। बट फिलहाल बहुत ज्यादा प्रेशर मत लो, क्योंकि नो डाउट तुम लोग दूसरे बैच में जा रहे हो और तुम्हारा थोड़ा सा ये भी मिस आउट होगा। लाइक आई थिंक केमिस्ट्री में ज्यादा हो रहा है, बिकॉज उसमें काफी आगे मैं पहुंच गई थी, राइट। बट इट्स ओके, तो तुम अभी लोग फिलहाल जो तुम्हारे पास है उस पर ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम सोचो इसके साथ साथ 11th भी करो, वो टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, एक बार तुम्हारा ये कवर हो जाए, फिर तुम लोग 11th कर लो, क्योंकि अभी इतना हो नहीं पाएगा, राइट। तो अभी हमारे पास 20 जून, अभी तो आप लोगों में से बहुत बच्चों की छुट्टी भी होगी, तो धीरे धीरे करके 15 जुलाई के आसपास, 15, 16, 17 जुलाई के आसपास तुम्हारा ये जो बैकलॉग है, जो पेंडिंग रह जाएगा केमिकल काइनेटिक्स तक, वो वी विल कवर, मतलब आई विल कवर, राइट। आफ्टर दैट यू कैन डू योर 11th ग्रेड। ठीक है, बट अभी 11th मत करना साथ साथ, ठीक है जी, क्योंकि वो टाइम ही नहीं मिलेगा उस चीज का। तो बेटर रहेगा कि अभी इसको करो अच्छे से, जो आप लोगों का चल रहा है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक देखो, इनऑर्गेनिक बहुत हल्का है सब्जेक्ट, टू बी ऑनेस्ट। इनऑर्गेनिक बच्चों को आसान लगती है फिजिकल और ऑर्गेनिक के कंपैरिजन में, क्लियर है। तो वहां पे जब मैं आपको इनऑर्गेनिक कराऊंगी, आपको उसका इतना बर्डन नहीं लगेगा, ये अपने पास एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, अभी पी ब्लॉक स्टार्ट होगा मंडे से, उसमें जो कि आपके बोर्ड्स के सिलेबस में तो नहीं है, बट जेई के सिलेबस में पी ब्लॉक है 15, 16, 17, 18, 12th वाला, वो मैं आप लोगों को कराऊंगी। और उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पूरा एनसीईआरटी हमें पढ़ना है, उसमें और कुछ है ही नहीं, राइट। तो वो ज्यादा लोड नहीं लगेगा तुम्हें, बट यार इट इज व्हाट इट इज, कि बैच मर्ज हो रहा है मंडे से, और तुम लोगों का जो बैकलॉग वाला क्लासेस है वो यहाँ पे लगेगा। तो मैं एक बार आप सबसे दोबारा पूछ लेती हूँ, अगर आप रेगुलरली रहोगे, कंटिन्यू करोगे वहां पे, तो आप मुझे कंफर्म कर देना, बिकॉज मंडे से ये बैच पूरा डिलीट हो जाएगा। जो बच्चे रेगुलर रहना चाहते हैं वो दूसरे बैच में शिफ्ट हो जाएंगे, बट दोज हु डोंट वांट टू बी रेगुलर, हु डोंट वांट टू बी कंटिन्यू, तो वो बैच जो भी तुम्हारा ऑनगोइंग है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा बच्चा जो नहीं इच्छुक है कंटिन्यू करने के लिए, मुझे आज इसी क्लास में बता देना, बिकॉज फिर वी विल नॉट शिफ्ट देम इनटू अनदर बैच, राइट। परमिंदर, आपने भी सुन लिया कि आप शायद अभी आए हो? परमिंदर, आप सुन रहे हो मेरे को? ठीक है, हाँ, मेरे को नहीं बताना, मोहित सर को जरूर बता देना, क्योंकि हमें लाइक फाइनल आज लिस्ट भेजनी है आगे रात तक, तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। और कुछ इश्यू है तो वो भी बता देना। चुप क्यों हो गए तुम लोग? टेंशन हो मैम गई है क्या? मैम कोई इशू लग ही नहीं रहा इसमें। अच्छा, ठीक है यार, पता है क्या, तुम्हारे को तो फिर भी हम लोग लाइक बैकलॉग क्लियर कर, अरे ये तुम ये सोचो ना, हमारे लिए एज अ टीचर काम बड़ा है, राइट। तुम लोगों को बैकलॉग क्लियर करवाने के लिए तुम्हारा तो देखो है 3 क्लासेस लगानी पड़ेगी, बट हमारा भी सोचो, हमें भी बैकलॉग जो अब रह गया है वो तुम्हें करवाने के लिए वी हैव टू कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस, समझ रहे हो। लाइक हमारे मल्टीपल Yes, बैकलॉग ma'am. रहे हैं उसके अलावा, बट क्योंकि हम लोग ही मर्ज कर रहे हैं, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट ऑल द पेंडिंग चैप्टर्स, राइट। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बाकी कुछ इशू आएगा नहीं, मेरे को नहीं लगता कुछ इशू आएगा, राइट। अभी तो ये अच्छी बात है कि तुम लोगों का स्टार्टिंग का ही स्टार्ट हो रहा है, अभी पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ी है, पूरा मैथ्स में भी बहुत सारे चैप्टर्स अभी बाकी हैं, तो उस बैच में आओ, यू विल एंजॉय, लाइक देयर आर वेरी गुड स्टूडेंट्स इन दैट बैच, राइट। एक माहौल बनता है उस बैच में, तो हमें भी अच्छा लगता है। और नो डाउट थोड़े टाइम में जो बच्चे रेगुलर रहेंगे
तो जैसे आप उस बैच में शिफ्ट होएंगे, वी विल कंडक्ट मेंटरशिप एंड ऑल। ठीक है, पीटीएम भी होगी। अभी जैसे दूसरे बैच की पीटीएम स्टार्ट हो रही है मंडे से, फिर थोड़े टाइम में तुम लोगों की भी स्टार्ट होगी पीटीएम, तो ये सब चलेगा पूरे साल। ठीक है, और बाकी तो यार कुछ हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, तुम्हारा यू हैव राइट टू आस्क, राइट। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क, कुछ भी है तुम पूछ सकते हो। बाकी आई थिंक आई शुड स्टार्ट। मैम एसपीडी जो एफ वाला जो ब्लॉक वाला चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा, उसमें हाँ। उसमें हमें कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की तो जरूरत नहीं है जो पिछले 11th क्लास की हो। नहीं, वो पी ब्लॉक करवाऊंगी ना मैं, उसमें हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम। बिल्कुल भी कोई वो नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत, सब हो जाएगा। हाँ, बैलेंसिंग आएगी वहां पे जो कि रिडॉक्स में होती है, बट वो भी मैं आपको समझा दूंगी, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके मैम। वो बैच बहुत स्मूथली चल रहा है, टच वुड, वो बैच बहुत अच्छा चल रहा है। तो वहां पे एकदम सिलेबस इज ऑन ट्रैक, राइट। वहां पे वी कैन कंडक्ट एक्स्ट्रा लेक्चर्स, बट एक बार मुझे भी ये टेंशन होगी कि तुम लोगों का ये खत्म हो जाए, जो ये बचेगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, वो खत्म हो जाए। फिर तो एज अ मेंटर, एज अ टीचर, हम लोग भी आप लोगों के डाउट सेशंस वगैरह भी कंटिन्यू करेंगे। तो यही है। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल कर लिया था, उसकी वर्किंग कर ली थी, किस तरीके से सेल वहां पे काम कर रहा है। हमने उसके अलावा ये देखा था कि एनोड और कैथोड पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, राइट। उसके अलावा हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, याद आ रही है तुम लोगों को? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी हैव डिस्कस्ड, जहाँ पे क्या था, जहाँ पे हमने देखा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हाफ सेल के लिए निकाला गया है, रेफरेंस मान के, किसको? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस मान के निकाला गया है, राइट। उसके अलावा हमने क्या देखा था कि जिसका रिडक्शन, एक छोटी सी लाइन बोली थी मैंने, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसको आप कैथोड मानो, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसको आप एनोड की कंसिडर करो। तो कोई भी हाफ सेल कैथोड की तरह भी काम कर सकता है, एनोड भी की तरह भी काम कर सकता है, डिपेंड करता है उसके साथ कौन है ना। उसके अलावा और हमने क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिस्कस किया था कि जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही वो स्ट्रोंग क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हम याद है, हम यही इसी पे ही चर्चा कर रहे थे, इसी पे ही हम लोग सवाल कर रहे थे। तो जितना ज्यादा स्ट्रोंग रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो उतना ही बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जितना नेगेटिव की तरफ रिडक्शन पोटेंशियल जाएगा वो स्पीसीज उतनी ही स्ट्रोंग क्या होने वाला है? रिड्यूसिंग एजेंट होने वाला है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या था? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे। एंड रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या था? देखो, रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। क्लियर है? हाँ, रिड्यूसिंग पावर दे एग्जामिनर, रिड्यूसिंग एजेंट ले, वो एक ही बात है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। और बच्चों, आप लोगों को ना किसी भी चीज की घबराने की जरूरत नहीं है। वी टीचर्स विल बी देयर फॉर यू, राइट। तो कोई भी तुम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कहीं भी किसी भी चीज को लेके प्रॉब्लम आती है, गाइडेंस चाहिए, हमेशा हम लोग अवेलेबल है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे अवंती में ये नहीं कि क्लास लेके बात खत्म हो जाती है, राइट। तो इसीलिए कोई भी दिमाग में कुछ भी तुम्हारी कोई चीज चल रही हो, यू कैन आस्क योर टीचर्स। अभी तक कौन सा ऐसा बच्चा है जिसका पर्सनल ग्रुप नहीं बना है क्या कोई यहाँ पे जिसका इंडिविजुअल ग्रुप नहीं बना है? तुम्हारे 8 में से सबका बना हुआ है ना? शिवम, यस मैम। यस मैम। सिमरन, आपका बना हुआ है? सेकंड वाली सिमरन है, सिमरन जीत का तो है, बट सिमरन आपका है? मैम कौन सा वाला ग्रुप? आपका एक तो ये वाला ग्रुप है ना, 12L003 वाला, है ना, जिससे आप लिंक yes, ma'am. क्लास का लिंक आता है ना। अच्छा, आपका नहीं बना है अभी, ठीक है,
मैं करवा दूंगी क्रिएट। Yes, ठीक है, तो आपका वो बना हुआ है, उसमें अपने डीपीपी शेयर करो। तुम इतने डीपीपी अभी तक मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, राइट। उसमें शेयर करो, उसमें अपने डाउट्स पूछो। आपका डाउट ग्रुप भी मैंने ऐड करवा दिया तुम लोगों को, तो यार करो ना उस चीज को जो तुम्हें मिल रही है। बाकी चलो आगे चलते हैं। आज भी मेरे को तो ये चैप्टर इतना खूबसूरत लगता है, एक बार समझ में आ गया ना तुम्हें तो तुम्हारी बल्ले बल्ले है। देखो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हमें ना गिब्स एनर्जी और ई सेल के बीच में रिलेशन देखना है क्या होता है। वैसे तो है तो छोटू सा रिलेशन, लेकिन जो इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं ना भाई साहब, वो तड़क भड़क वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं, मतलब अच्छे लेवल के सवाल आते हैं बेस्ड ऑन दिस। और वो अच्छे लेवल के सवाल को सोल्व कैसे करना है वो तुम्हें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से। हर साल मैंने ये ऑब्जर्व किया पिछले 5 साल के पेपर में एनालिसिस किया कि हर साल वो डाल रहा है किसी ना किसी शिफ्ट में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी शिफ्टों में आ रहा है, बट किसी ना किसी शिफ्ट में वो इससे रिलेटेड सवाल डालता है, गिब्स एनर्जी और ई सेल से। रिवीजन रिकैप मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अब हम चलते हैं आगे। देखो भाई, हेडिंग डालो रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी भी बोल सकते हैं, एंड सेल पोटेंशियल। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हो इसको, और सेल पोटेंशियल आपका क्या है, ई सेल है। इज दैट क्लियर? अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात करूंगी तो वो डेल्टा जी नोट हो जाएगा और ई सेल ई नोट सेल हो जाएगा, राइट। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज ई नोट सेल, और स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं होती है तो हम उसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज कॉल्ड ई सेल, जिसको हम निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। आज ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात आती है, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं गिब्स एनर्जी की, तो बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गिब्स एनर्जी क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज नॉन पीवी वर्क, दिस इज नॉन पीवी वर्क। पीवी मतलब प्रेशर वॉल्यूम। देखो पीवी वर्क क्या होता है, अब आई डोंट नो कितने बच्चों ने किया नहीं, बट इट्स ओके, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपसे एक फॉर्मूला ही आपको ध्यान रखना है सर, बट मेरे को तो पूरा बताना पड़ेगा। तो पीवी वर्क क्या होता है तुम लोग याद करो, थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा थोड़ा अगर ब्लरी सा भी याद है तो तुम लोग क्या करते थे, एक्सपेंशन होता था गैस का। आप लोग गैस एक्सपेंड देखते थे कि गैस एक्सपेंड हो रही है, गैस कंप्रेस हो रही है, तो वो हम क्या बोलते थे, प्रेशर वॉल्यूम वर्क था, है ना। एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ रहा था, कंप्रेशन में वॉल्यूम घट रहा था, दैट वाज आवर पीवी वर्क। यस और नो? लास्ट केमिस्ट्री क्लास के कितने बजे, 3-4 कर दे बेटा, ठीक है। बट जो गिब्स एनर्जी है वो क्या है, आपका नॉन पीवी वर्क है, राइट। तो जो आप सेल, आपका जो सेल काम कर रहा है, जो हमने गैल्वेनिक सेल की बात की, उससे आप कर क्या रहे हो, सेल काम कर रहा है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। यस और नो? इलेक्ट्रिकल वर्क डन आप कर रहे हो, राइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप मिल रही है आपको, तो वो क्या है, आपका नॉन पीवी वर्क है। वहां पे कहीं प्रेशर वॉल्यूम वर्क का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। वहां पे तो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, कैन से इलेक्ट्रिकल वर्क डन ऑब्टेन हो रहा है। तो ये गिब्स एनर्जी क्या होता है, आपका यूजफुल वर्क होता है। क्या होता है, यूजफुल वर्क, क्योंकि आप सेल से काम करवा रहे हो तो वहां पे वर्क डन आपका नेगेटिव में आएगा। तुम लोगों को याद है, अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को याद कराऊं, यहाँ पे थोड़ा सा अगर याद करो तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हुआ करता था, अगर तुम फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स से मत रिलेट करना इसको, वर्क डन बाय सिस्टम, अगर तुम सिस्टम से कोई काम करवा रहे हो तो वो क्या आता था, नेगेटिव आता था। कन्वेंशन जो तुम पढ़ते थे थर्मोडायनेमिक्स में, अगर तुम सिस्टम के ऊपर काम करते थे, सिस्टम के लिए कुछ भी करोगे तो पॉजिटिव होगी वो चीज, बट सिस्टम से कुछ करवाओगे वो क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा, राइट। तो अब आपका सेल जो है वो काम कर रहा है, यस और नो? तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगाया है, ठीक है जी। अच्छा, अब वर्क डन क्या होता है मैम, वर्क डन तो हमने पढ़ा है फिजिक्स में, Q इंटू वी पढ़ा है, यस और नो? चार्ज
और ये क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस। ये वही है ई सेल जो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो? अच्छा मैम, अब तुम मुझे ये बताओ, मैं बेसिकली तुम्हें डिराइव करवा रही हूँ, एंड में तो तुम्हें एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? तो जिसको ये याद हो जाए वो ठीक है, वरना ना सी। तो हमने देखा था चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, वो कितना आता था एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज? मैम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आता था। अगर मान लो मैं बात करूं एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा परमिंदर? एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा मेरा बेटा, बताइए परमिंदर जी, सुनते पे हो? हाँ जी, ये देखो गायब हो गया लड़का। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितने से मल्टीप्लाई करूं? 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल। यस और नो? तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो रफली जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज 96500 कूलम पर मोल। और ये किसकी वैल्यू है? 1 फैराडे की। तो फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 965। देखो एग्जैक्ट तो अराउंड कुछ 96485 के आसपास होती है, बट हमें या तो एग्जामिनर दे के रखेगा कि इतनी फैराडे की वैल्यू लो, अगर वो नहीं लिख के देता है तो वी विल यूज 96500, ठीक है? अगर उसको एग्जैक्ट वैल्यू यूज करानी होगी तो वो देगा आपको पेपर में, ठीक है? तो हम याद नहीं रखनी एग्जैक्ट वैल्यू? हाँ जी बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रखनी? ना ना ना, नहीं रखनी, नहीं रखनी। हाँ सिमरन, मैम हमें तो स्कूल में इसकी वैल्यू 96487 करवाई, तो बोर्ड में वो लिखेंगे तो वो गलत तो नहीं होगा? नहीं 96487 जो आपको टीचर्स ने लिखवाई है दैट इज योर एग्जैक्ट वैल्यू, राइट? बट जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हम ले लेते हैं 96500। और अगर मान लो तुम्हारा इंटीजर बेस्ड सवाल आता है सपोज, और एग्जामिनर लिख के देता है, मतलब एग्जामिनर खुद चाहता है कि भाई साहब तुम एग्जैक्ट वैल्यू लिखो, तो वो लिख के देगा कि ये यूज करो। अगर कुछ भी नहीं लिख रखा, चाहे तुम्हारा स्कूल का पेपर हो, चाहे तुम्हारा इसका जेई का एग्जाम हो, यू कैन यूज 96500। ये वैल्यू हम इसलिए लेते हैं सो दैट कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। उससे अगर आप तो मैम 96487 लोगे इतना दे सकते हैं ना? क्या मेरा बेटा? मैम हम ये वाली वैल्यू ले सकते हैं ना? तो हाँ बिल्कुल, बिंदास होके लो, बिंदास होकर यूज करो, ठीक है? तो बेसिकली 96500 क्या हो गया? 1 फैराडे की वैल्यू हो गई, जो कि क्या है? एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। समझ आ गई? अच्छा, अगर मैं बोलूं n मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो तुम क्या करोगे? n इंटू कितना? n फैराडे। 96500। ठीक है, अच्छा मैम, बस अब आ जाओ यहाँ पे, आओ इधर। तो W क्या हो गया मेरे पास? मैम W हो गया मेरे पास Q, ठीक है? अभी Q कितना आएगा अगर n मोल की बात करूं? NF यही होगा, हाँ या ना? और V क्या होगा आपका? E सेल। और यहाँ पे क्या था? माइनस। यस और नो? यही वाला पढ़ते हो आप एक्सप्रेशन, हाँ या ना? W इज इक्वल टू माइनस NF E सेल। ये आपको पता ही है, सेल का पोटेंशियल है। F आपका फैराडे कांस्टेंट है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द रिएक्शन। ध्यान रखना, वी विल यूज दिस, ये यूज होगा हमारा। और W क्या है आपका? गिब्स एनर्जी। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, या एक काम करो इसको हटाओ, मतलब लिख भी सकते हो। डेल्टा जी क्या होगा? माइनस W, यूजफुल। तो आपका डेल्टा जी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? डेल्टा जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF E सेल। यस और नो? ये एक्सप्रेशन तुम लोगों को याद रखना है। ये वाला एक्सप्रेशन जो मैंने लास्ट में येलो डब्बे में लिखा है, इसको तुम लोगों को याद रखना है। मैं दोबारा लिख देती हूँ, क्या बोल रही हूं मैं? डेल्टा जी इज इक्वल टू गिब्स एनर्जी में चेंज इज इक्वल टू, माइनस मत लगाना भूलना, भी बताऊंगी कि माइनस का कितना बड़ा रोल है, राइट?
स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होगा, देखना एक बार। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब जब आपकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोलर, अगर गैस है तो उसका प्रेशर 1 बार। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस NF E नोट सेल। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। अच्छा, क्या तुम्हें रिमेम्बर याद है कि मैम ई नोट सेल हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती थी, या ई सेल तुम्हारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो एक बात बताओ, ई नोट सेल क्या होगा मेरे पास, डेल्टा जी बाय NF होगा। फैराडे तो चलो कांस्टेंट है, ये होगा। अगर तुम लोगों को याद हो, जो एनर्जी थी आपकी गिब्स फ्री एनर्जी, दैट वाज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना, डिपेंड करती है ये अमाउंट पे, राइट। और नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होते हैं, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव। तो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इंटेंसिव, समझे। तो यहां से तुम बता सकते हो कि इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाती हूँ इसका। देखो, तुम लोगों को डैनियल सेल याद है, डैनियल सेल क्योंकि बड़ा ही आसान होता है याद करना। तो हमारी जो एनोड पे रिएक्शन हो रही थी वो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था, सारे बच्चे याद करो। ठीक है, और इसका जो वो था हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल था -0.76। इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो ये हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ रट लो इसको, मेरे को याद है इसलिए मैंने लिख दिया, आपको रटने की जरूरत नहीं है। कॉपर का रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर 2+ विल कन्वर्ट इनटू कॉपर, इसका 0.34 है, राइट। तो आप लोग क्या करते थे मैम, फाइनल इक्वेशन बनाते थे हम लोग, और ये फाइनल इक्वेशन कैसे आई, दोनों को ऐड करके आई 1.10। लेकिन एक्चुअल बताऊं ये कैसे आया 1.10, आइए मैं बताती हूँ आपको कैसे आया। देखो, अगर मान लो तुम लोग क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो आपको मान लेते हैं, इसको हम, बेटा माइक म्यूट करना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, राइट। तो यहाँ के लिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए डेल्टा जी कैसे लिखोगे आप, डेल्टा जी नोट माइनस एन, एन कितना है 2, ई नोट सेल कितना है जल्दी बताओ 0.76, और यहाँ पे एफ फैराडे, ये हो गया 1। डेल्टा G2 बताओ -2 इंटू 0.34 इंटू फैराडे, यस और नो। यस मैम। अब मुझे बताओ जो थर्ड वाली इक्वेशन है वो कैसे आएगी, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 नोट। अच्छा, अब जो दिया हुआ है वो पुट करो, -n कितना है देखो। अब यहाँ पे क्या आएगा, इधर ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना एक बार। यहाँ पे फाइनल इक्वेशन में तुम्हें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे, दो मैम। लेकिन एक बात बताओ, टोटल इलेक्ट्रॉन का कितना ट्रांसफर हुआ है, 2 का ही हुआ है ना। तो यहाँ पे n क्या लिखोगे, 2 ही लिखोगे, है ना। ई नोट सेल इनटू फैराडे मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 0.76, और यहाँ पे आएगा -2 इंटू 0.34। तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो 0.76 प्लस 0.34 ही तो आएगा, दैट इज इक्वल टू 1.10। समझ रहे हो। यस मैम। तो यही तो कर रहे थे हम। तो बेसिकली मैम, अच्छा ये ऐसे आया, हाँ ई नोट सेल तो यार इंटेंसिव है, उसको आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो। लेकिन पता है वो आंसर और ये आंसर क्यों मैच कर रहा है, वो इसलिए मैच कर रहा है क्योंकि फाइनल इक्वेशन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो कैंसिल, मतलब बेसिकली जो फाइनल इक्वेशन का आप n लिखोगे वो वही है जो कैथोड और एनोड में है, जिसकी वजह से वो कैंसिल आउट हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। पंगा तब आएगा जब फाइनल इक्वेशन में कुछ इलेक्ट्रॉन चेंज दे रखा हो, मतलब जब वो कैंसिल आउट नहीं होगा कैथोड और एनोड में, तब आएगा असली मजा। क्या कहते हो। तो अभी तो ये सिंपल हो गया, तो अभी दिख रहा है आपको किस तरीके से हमने डेल्टा जी यूज किया, बिकॉज डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। तो अगर मान लो सपोज अगर तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते सपोज, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होता, जबकि जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अगर वो आप उस किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते किसी नंबर से तो वो मल्टीप्लाई ना होता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, गिब्स फ्री एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। चलिए और कंक्लूजन निकालते हैं इस इक्वेशन से। यहाँ पे मैंने माइनस तो लगाया था ना ऊपर, हाँ।
अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो पहला, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, तो ई सेल क्या होगा, या ई सेल छोड़ो, तुमने ई सेल डेल्टा जी सुना होगा, नेगेटिव होगा, याद आ रहा है? यस मैम। और मैंने बताया चैप्टर स्टार्ट किया था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे ये नेगेटिव होगा। तो एक बात बताओ, ये नेगेटिव कब होगा? जब ई सेल तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव। तो ध्यान रखना, फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस ई सेल शुड बी पॉजिटिव या ई सेल शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट? अच्छा, अगर मान लो रिएक्शन आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा और ई नॉट सेल नेगेटिव। परमिंदर आपको आवाज आ रही है मेरी बेटा, या नहीं आ रही अभी भी? ये पॉजिटिव होगा तो ई सेल क्या होने वाला है आपका, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, और इसको आप लिख लो ग्रेटर देन 0, आया ना? तो इसका मतलब जब ई सेल आपका लेस देन, अच्छा ठीक है बेटा, तो इसका मतलब अगर तुम्हारा ई सेल लेस देन 0 आ जाता है, इट मींस द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये कहाँ पे होता है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है, जहां पे ई सेल जो आता है वो नेगेटिव आता है, राइट? तो वहां पे आपको, क्योंकि वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, तो इसलिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है रिएक्शन को करवाने के लिए। जबकि आपको पता है गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन हो रही होती है, तो ई सेल कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 0, राइट? चलिए, अच्छा, और अगर मान लो आपका डेल्टा जी 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये कहाँ पे कंडीशन होती है हमारी, इक्विलिब्रियम होती है। तो अगर इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 हो रहा है, तो मेरा ई सेल भी क्या होगा उस टाइम पे 0, कोई वोल्टेज आपको वहां पे नहीं दिखाई देगी, कोई डिफ्लेक्शन वहां पे नहीं दिखाई देगा। तो इस टाइम पे आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, राइट? तो ये 3 चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, रख लोगे? यस मैम। कुछ मुश्किल नहीं है। देखो काम, देखो मैंने काम की चीज क्या बताई है, वैसे तो सारी काम की चीज है, बट आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, एक तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, दूसरा जो ये मैंने आप लोगों को करके दिखाया है कि किस तरीके से डेल्टा जी वाले फॉर्मूले को यूज करके आप निकालते हो, वो ये करवाया है। अब बात ये आती है कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, वो हमें यहाँ पे देखना है। देखो कुछ क्वेश्चन है, पहले हम सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर हम जेई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो सपोज जैसे कि ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो तुम्हारे पास इस तरीके से वैल्यूज लिखी मिलेंगी या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन आएगी। तो सबसे पहले तुम्हें हमेशा ये पता लगाना है कि ये किस चीज की वैल्यू दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल की दे रखी है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखी है, वो आपको देखना है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो इलेक्ट्रॉन कैरियर जब मेरा एक्सट्रीम राइट पे होता है, तो ये अभी छींके नहीं आने चाहिए, स्नीजिंग नहीं होने चाहिए। आज तुम्हें पता है मेरे जितने भी बैच मैंने आज लिए सब में मैं छींक छींक के पढ़ा के आई हूँ, पता नहीं वो बच्चों को कुछ पल्ले पड़ा होगा कि नहीं। आज सारे बैचेस में मैंने छींका है, और इतने गंदे वाला छींका है ना, एक मिनट पढ़ाते छींक, 1 मिनट पढ़ा के छींक। मैं ट्राई करूँ कि तुम्हारे बैच में ना हो नहीं तो तुम मेरी छींके ज्यादा सुनोगे और केमिस्ट्री कम पढ़ोगे। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट में है ना, तो वो क्या होगा आपका कैथोड, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। तो ये सारे किसकी वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल। चलो अब तुम्हें क्या दे रखा है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी होगी। देखो ये कह रहा है कि पहली इक्वेशन, मतलब जो पहला ऑप्शन है, अगर तुम ये वाली रिएक्शन लिख रहे हो तो वो कह रहा है कि ये स्पॉन्टेनियस है। तो अब ये हमें देखना है कि ठीक बात है या नहीं है। तो कैसे करोगे ठीक, आइए देखो, इसको ना 2-3 तरीकों से आप लोग कर सकते हो, मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो
अकॉर्डिंग टू, या तो तुम रिडक्शन पोटेंशियल की डायरेक्ट वैल्यू देखो, मैं वैसे ही देखूंगी। अगर मान लो मैं कर रही हूँ इस क्वेश्चन को एज अ स्टूडेंट, तो जिंक और कैडमियम को देखो, हमें दिख रहा है जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.76 है, और कैडमियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है, -0.40 है ना। तो मैंने कहा था जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी उसको कैथोड बनाओ, और दूसरे वाले को क्या बनाओ, एनोड। तब आपकी रिएक्शन क्या होगी, ई सेल, ई नोड सेल आपका पॉजिटिव निकल के आएगा, याद है। तो बड़ी कौन सी वैल्यू है, -0.76 नहीं है यार बड़ी, मैथ्स के हिसाब से देखो, साइन कंसिडर करो, तो ये वाली वैल्यू बड़ी, तो तब जाके आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बट यहाँ पे तो देखो ना, इन्होंने जिंक का तो रिडक्शन करा रखा है और कैडमियम को ऑक्सीडेशन, यानी कि ये कतई स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती। क्लियर है फर्स्ट वाला, फर्स्ट Yes, ma'am. ऑप्शन देखो। यस मैम। सेकेंड वाला देखो, अब तुम खुद देखो, निकल और कैडमियम को नजर मारो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसको कैथोड बना दो। अगर दोनों को आप कंपैरिजन कर रहे हो तो ये तो ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन ही होगा और इसका रिडक्शन, यानी कि ये ठीक है। पानी पी दो मैं। बाकी देखो, बाकी इसमें मोर देन वन करेक्ट है, बाकी चेक करो तुम एक बार। हाँ जी, क्या आ रहा है, कौन सा ठीक है और देखते हैं। आयरन और निकल वाला देखो ना प्लीज, इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.04, और निकल वाले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.24। ठीक है, अब देखो किसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, इसका है ना, तो ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा और दूसरे वाला एनोड। देखो ऐसा है क्या इसमें, Fe3+ आपका कैथोड की तरह है, और ये बिल्कुल ठीक है, ये भी स्पॉन्टेनियस होगा। कैडमियम और जिंक में देखो, कैडमियम और जिंक में ये भी ठीक होगा, क्योंकि इसमें ये कैथोड की तरह है, देखो रिडक्शन ही हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ आई कैसे करा मैंने सवाल, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है उसको आप कैथोड मानो, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है उसको आप एनोड मानो, तब आपका जो है सेल, इनोड सेल की वैल्यू कम्स आउट टू बी पॉजिटिव और रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो। नो मैम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा, चलो ये तुम ट्राई करो खुद से। करो ये खुद।
करो जल्दी भाई। मैम ऑप्शन बी आ रहा है। अच्छा, बाकी देखो क्या आ रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कंपेयर करो, जो ज्यादा होगा वो कैथोड, जो कम होगा जिसका एनोड, वही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी आपकी। निकल और जिंक की बात करो ना, इधर आओ। हुआ क्या किसी का? किसी का भी नहीं हुआ? ऐसा क्या है भाई इस क्वेश्चन में? देखो निकल और जिंक, देखो ये जिंक रहा और ये निकल, मतलब इसकी है -0.76, इसकी है -0.3, कौन सा ज्यादा? ये ना, तो ये कैथोड होगा और ये एनोड। तभी आएगा ई सेल पॉजिटिव, जो सेकंड बोला इसने दीपक ने। तो निकल का क्या होना चाहिए आपका? रिडक्शन होना चाहिए बेटा यहाँ पे तो, लेकिन निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर एक्स निकल है तो ये नहीं हो सकता, ये होगा आंसर, राइट। निकल का रिडक्शन, अगर वाई निकल है तो जिंक एक्स है तो उसका ऑक्सीडेशन, है ना। तो ये स्पॉन्टेनियस आपका रिएक्शन हो। बेशक निकाल के भी देख लो ई नोट से, ई कैथोड माइनस ई एनोड तो निकालते हो, देखो आ रहा है ना पॉजिटिव। मैम उसमें शायद डी बोला था। क्या हुआ बेटा? मैम उसने शायद डी बोला था। अच्छा डी बोला था क्या? फिर ठीक है, हो गया। बाकी हाँ जी, शिवम हुआ, गगन जी हुआ, यस मैम, फोर्थ ऑप्शन। अक्षरा, अक्षरा जी हुआ। यस मैम, डी ऑप्शन ही आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों सिमरन, लकी, यस ठीक है। मैम। आइए आगे चले, चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है पहले तो ये देखो। आपको रस्टिंग ऑफ आयरन की हाफ सेल रिएक्शन दी है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको दिया ही हुआ है। रिएक्शन दे रखी है, उनके ई नोट सेल की वैल्यू दे रखी है। अब दोनों में रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है। आपको डेल्टा जी नोट निकालना है, तो डेल्टा जी नोट होता क्या है? माइनस एफ ई नोट सेल। अब तुम्हारे पास ना तो एन है फिलहाल, एफ की वैल्यू पता है, ना ही तुम्हें ई नोट सेल पता है। निकाल के आते हैं आओ। चलो ई नोट सेल के लिए क्या करते हो, पहले तो एक बात बताओ, इनमें से सबसे, दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, तो एक बात बताओ सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इसकी है, तो ये आपका कैथोड की तरह बिहेव करेगा और ये आपका एनोड की तरह, है ना। तो फॉर्मूला क्या होने वाला देखना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, हाँ या ना। यही तो फॉर्मूला बताया तुम लोगों को, यस या फिर दोनों इक्वेशन लिख के कर लो, राइट। तो ये कितना है कैथोड का? 1.23 माइनस ये कितना है? -0.44। तो ये कितना आ गया? 4 3 7 6 और 1.67 आ गया। दिस इज ई नोट सेल। अब क्या होगा? डेल्टा जी नोट, एन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। फेराडे इज 96500 और ई नोट सेल 1.67 वोल्ट। ध्यान रखना ये कूलम होगा, ये वोल्ट होगा। तो कूलम वोल्ट कितना होता है? जूल होता है, पता है ये तुम लोगों को? कूलम बाय जूल वोल्ट होता है, कहीं पढ़ा है इसको तुमने? एक सेकेंड, जूल बाय कूलम, जूल बाय कूलम वोल्ट होता है। तो यहाँ पे बहुत भारी गलती हो सकती है तुमसे, ठीक है। वो क्या कि जब तुम डेल्टा जी नोट निकालते हो ना इस फॉर्मूले से, तो आंसर विल कम आउट टू बी इन वोल्ट, यस और नो। बट तुम अरे यार जूल, एक सेकेंड, कूलम वोल्ट कितना हो गया? जूल। तो बेसिकली जूल पर मोल में आता है, क्यों? क्योंकि आपका फेराडे कांस्टेंट कूलम पर मोल और ये आपका वोल्ट, तो कूलम वोल्ट आपका जूल हो गया, तो जूल पर मोल में आएगा आंसर। जबकि निकालने के लिए क्या बोला उसने? किलो जूल में।
तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर देना, वरना आंसर तुम्हारा सही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर, लेट्स चेक। मैं कैलकुलेटर से कर रही हूँ राइट, बट आपको हाथ से मैनुअली करना है आपको। तो ये आएगा बेटा 332.31 किलो जूल पर मोल, राइट। उसने मैग्नीट्यूड पूछा हो सकता है, ठीक है, या फिर जेई का है ये एडवांस मैथ है तो उसने माइनस आगे हो सकता है दे रखा हो, जो भी है। तो यहाँ पे इंटीजर बेस पूछा होगा तो आंसर कितना लिख के आओगे तुम, 332 किलो जूल पर मोल। हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम। तो ऐसे सवाल करने हैं। तो कैसा हुआ, फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। एन निकालना है कैसे, कैथोड एनोड में देखो कितने का आ रहा है चेंज, फैराडे की वैल्यू मालूम है तुम्हें, ई नोट सेल आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं ई नोट सेल वो इतना आसान दे दे, इसमें तो क्या था, डायरेक्ट तुमने ई कैथोड माइनस ई एनोड से निकाल दिया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये तो भाई साहब तगड़ा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन 2000 जेई 2026 मेंस में, 2025, 2024, 2023 हर साल ये आता है सवाल। हो सकता अभी एक्स और वाई दिया है, जो प्रीवियस ईयर में आया था उसमें यहाँ वैल्यूज दे रखी थी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी तुम अवंती में टेस्ट दोगे ऐसा हो ही नहीं सकता ये सवाल ना आए। अब देखो इस सवाल को करते कैसे, ऐसे टाइप के सवाल मेरे को बाद में मत कहना मैम ऐसे टाइप के सवाल होते नहीं, क्योंकि मेरे को पता है बच्चे बोलते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनो। आपको दिया क्या हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको कुछ वैल्यूज दी हुई है, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं एक्स और वाई वोल्ट, आपको इसके लिए ई नोट निकालना है। समझ आ गई, दो चीजें दे रखी है, इसके लिए निकालना। तो एक बात करते हैं, आइए हमारी फाइनल इक्वेशन हमें क्या बनानी है बच्चों, कोई मुझे बताएगा। मैम Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Fe+2 बनाएगा, यही बनानी है हमें। यस इसका मैम। मुझे सेल बनाना है। तो जब भी ऐसे सवाल आए ना कि तुम्हें कोई तीसरी इक्वेशन बनानी है, उस फाइनल इक्वेशन को लिख लो पहले ऐसे ही जैसे मैं लिख रही हूँ, उसके बाद देखो तुम इस इक्वेशन को कैसे बना सकते हो, तो हम इनको यूज करेंगे। देखो तो यहाँ पे क्या है, पहले Fe+2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Fe बनाएगा, कितना दिया हुआ है x वोल्ट। दूसरे वाले का भी रिडक्शन लिखो, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Fe बनाएगा, y वोल्ट दिया हुआ है। बट एक बात बताओ, क्या इन दोनों को ऐड करके इक्वेशन बन रही है? नहीं मैम, नहीं मैम नहीं बन रही। आपको क्या करना पड़ेगा, Fe+3 मेरा लेफ्ट में है, यहाँ पे भी लेफ्ट में है तो इसको एज इट इज रखो। Fe+2 मुझे फाइनल इक्वेशन में राइट में चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, लेफ्ट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। हाँ या ना? तो जब मैं इसको रिवर्स करूंगी तो क्या हो जाएगा, Fe gives Fe+2 + 2 इलेक्ट्रॉन। अब तुमने इसको रिवर्स किया तो भाई साहब इसके साइन को भी चेंज करोगे, क्योंकि पहले वो रिडक्शन पोटेंशियल था x वोल्ट, अब तुमने ऑक्सीडेशन लिखा है। तुम्हें याद है मैंने बताया था E oxidation potential equal to minus of E reduction potential for a substance। हाँ या ना? Yes, अगर ma'am. ऑक्सीडेशन Yes, ma'am. पोटेंशियल x वोल्ट है तो रिडक्शन पोटेंशियल -x होगा, या उल्टा भी बोल सकते हो सेम। ठीक है मैम, ये तो अब क्या आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन, चेक करो ना, ऐड कर दो दोनों को, ऐड करो, Fe से Fe कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे मैम इसमें तो इलेक्ट्रॉन कटा ही नहीं, तो क्यों कटेगा यार, क्योंकि हमें फाइनल इक्वेशन चाहिए उसमें इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या, अब देखो होता क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड। अब तुम ज्यादा दिमाग मत लगाना, मैम इसका ई नोट सेल तो -x+y आ जाएगा, चलो 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 आंसर आ गया, नहीं मैम डेल्टा जी वाला लगाना पड़ेगा। वेरी गुड। जब भी फाइन कान में बांध लो ये दिमाग के अंदर, जब भी फाइनल इक्वेशन में तुम्हें इलेक्ट्रॉन दिखेगा तुम्हें डेल्टा जी लगा के आना है। डेल्टा जी वाला आप तब नहीं लगाओगे जब कैथोड और एनोड में इलेक्ट्रॉन बराबर हो, तब आप डायरेक्ट कर सकते हो,
बट अगर बराबर नहीं है तो भाई साहब तुम डेल्टा जी लगाओगे। तो डेल्टा जी नोट 3 किसके बराबर होगा? डेल्टा जी नोट 1 प्लस डेल्टा जी नोट 2। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव है, ठीक है। तो चलो डेल्टा जी 3 क्या होगा मैम? माइनस एन। फैराडे को मैं नहीं लिख लू क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा ई नोट सेल। इसको कैसे लिखूंगी? माइनस कितना है? 2, और ये कितना है? माइनस एक्स, माइनस 3, ये कितना है? वाई। बस कर लो अब। तो माइनस ई नोट सेल कितना आ गया? 2x माइनस 3y। माइनस कॉमन ले लो तो ई नोट सेल आ जाएगा हमारे पास 3y माइनस 2x। हाँ या ना, यही तुम्हारा सवाल है। आंसर सोल्व हो गया। आपने क्या किया मेरा बेटा? जब भी फाइनल इक्वेशन में आपका इलेक्ट्रॉन का चेन दिखाई देगा आपको, मतलब एनोड और कैथोड में आपके इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, तब तब आप डेल्टा जी वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो फाइनल इक्वेशन कैसे बन रही है? पहले और दूसरे को ऐड करके। तो डेल्टा जी को कैसे लिखोगे? डेल्टा जी 3 इज इक्वल टू डेल्टा जी 1 प्लस डेल्टा जी 2 नोट। तो बस मैंने फॉर्मूला लगाया है। फॉर्मूले क्या होते हैं डेल्टा जी के? वो भी मैंने तुम लोगों को बताया ही था। यही होता है ना। मैंने फैराडे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो कैंसिल आउट होता। ये लिख लो तुम्हारे मन करे तो, ये लो, बट वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। और करते हैं। देखो ये वाला सवाल करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़े आते हैं ऐसे क्वेश्चन भी। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। तुम अभी ना इसको भूल जाओ, ये वाला भी भूल जाओ। तुम क्या है, इसको हम बाद में करेंगे। तुम्हें 2 हाफ सेल दिए हैं, तुम्हें इसके लिए निकालना है ई नोट सेल। करना एक बार खुद से ट्राई, जैसे मैंने पहले वाला कराया बिल्कुल वैसे वैसे उसको बेशक देख के करो, बट करो। तुम्हें रिसोर्स शीट भी अब दूसरी वाली फॉलो करनी है मंडे से। उस सब आपको मंडे को पता चल जाएगा, राइट? जितने बच्चे यहाँ बैठे हो, these 8 students will shift into new batch। करा है? बताओ एक बार इसका क्या आ रहा है। फाइनल इक्वेशन जो निकालने उसका ई नोट कितना आ रहा है? मैम 1 मिनट। निकालो निकालो। ये बनाओ इक्वेशन, कैसे बनेगी? -0.5। माइनस में आ रही है क्या? प्लस में नहीं आनी क्या? प्लस में आनी चाहिए। मैम मेरा 0.83 आ रहा है। अच्छा, और देखो ये है ना सी यू प्लस, ये बनानी है ना, तो पहली वाली इक्वेशन को रिवर्स कर दूं मैं? कितना होगा? -0.15। इसको करोगे रिवर्स सी, और इसको देखो
यहाँ पे Cu चाहिए तो इसको मैं एज इट इज रखती हूँ। तो अगर इसको एज इट इज रखा है तो इसका +0.34 ही रहेगा। अब देखना एक बार फाइनल बना के, ये कैंसिल आउट होगा, Cu ++1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, ऐसी ही है ना, यही तो बनेगी। यस मैम। तो वही करो, डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। तो देखो एक बार, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, डेल्टा G3 -1 इंटू ई नोट सेल, डेल्टा G1 देखो -1 मैम नेगेटिव आ रही है। और इसमें -2.34, तो ये कितना आ गया, 0.15 माइनस 0.68। अब क्या करो, ये माइनस कॉमन लो ना तो पॉजिटिव में आ जाएगी ना वैल्यू। यस मैम। 0.68 माइनस 0.15 तो कितना आ जाएगा, 3.5.53। तो ये आ रहा है। गगन आपने ना माइनस का कुछ गड़बड़ किया होगा। मैम माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करा वो। यस मैम, माइनस से ही नहीं करा। ठीक है, और अगर ठीक है। नहीं भी किया कोई बात नहीं, वो माइनस माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने ऊपर कराया। अब सेकंड देखो क्या बोल रहा है, वो कहता है ये भी बताओ कि वेदर कॉपर प्लस अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन और नोट। हालांकि वी विल डिस्कस इन डी ब्लॉक, बट अब इसने इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैसे यूज किया देखो। देखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है, देखना इधर, ये रिडॉक्स में पढ़ाई जाती है तुम लोगों को। मैम सेल्फ ऑक्सीडेशन। हाँ, सेम स्पीसीज का ना, सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है साइमल्टेनियसली, है ना, यही होता है। ज्यादा ही बड़ी होगी साइमल्टेनियसली की स्पेलिंग। ठीक है, देखो अब हम कॉपर +1 देखो, अभी क्योंकि आपने डी ब्लॉक नहीं पढ़ा ना, मैं थोड़ा बता देती हूँ। जो कॉपर है ना, वो कॉपर +1 में भी अब एग्जिस्ट करता है, कॉपर +2 में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो कॉपर +1 जो है डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है, इसी का ही रिडक्शन होगा, मतलब ये कॉपर में भी जा सकता है और कॉपर +2 में भी। तो दिख रहा है आपको, +1 से 0 और +1 से +2, राइट। तो वो कह रहा है चेक करके बताओ कि ये फॉरवर्ड में जाएगा या नहीं जाएगा। तो फॉरवर्ड में जाने के लिए तुम्हें निकालना पड़ेगा ई नोट सेल कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव आएगा इट मीन्स वो फॉरवर्ड में जा रहा है, हाँ या ना, तो वही हमें निकालना है। तो अब इस इक्वेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन के लिए हमें ई नोट सेल निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकाल के आ सकते हैं, देखो देखो भाई, कोई ऐसी इक्वेशन है जिसका हमने निकाल रखा था ई नोट सेल, लेट्स चेक। एक तो तुम ये वाली इक्वेशन यूज करो, कॉपर +1 जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना रहा है, इसका हमने अभी निकाला है 0.53, इसी का ही निकाला है ना, हाँ 0.53, हाँ या ना, राइट। यस मैम। अब देखो कोई कॉपर +2 वाली रिएक्शन है, ये रही, इसको लिखो, कॉपर +2 प्लस इलेक्ट्रॉन, इसका कितना दिया हुआ है तुम्हें, -0.15 दिया हुआ है। देखो बन गई, ये कैंसिल आउट, तो 2Cu प्लस गिव्स कॉपर प्लस कॉपर 2+, तो बेसिकली ये यही था। ठीक है, एक उसमें चेंज हो रहा है, एक इसमें चेंज हो रहा है, राइट। तो बस इसमें तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। तो कितना आ रहा है आपका, हो गया 0.38। तो इसका मतलब ई नोट सेल पॉजिटिव आ रहा है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये स्पॉन्टेनियस होगी, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, यस, कि ये डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। बाकी ये सब, अच्छा आपको डी ब्लॉक में ये भी पता चलेगा मैम क्या जरूरत पड़ गई कॉपर +1 को कॉपर +2 में जाने की, वो सब हम कंसेप्चुअल वाला पार्ट आ जाता है, थ्योरी वाला, वो हम वहां पे पढ़ेंगे व्हेन वी विल स्टडी डी ब्लॉक एलिमेंट। हालांकि मैम अगर हमारा ई नॉट सेल नेगेटिव होता और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती तो आंसर नो होता है। हाँ, यस, ओके मैम। चलो आई थिंक आई शुड, ओके।
ये वाला क्वेश्चन कर लोगे ना, बस एक बार मुझे बता दो, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। है ना, बिल्कुल कुछ है नहीं, डिटो कॉपी वैसे ही करने जैसे ऊपर वाले सवाल के। ये वाला मैं करवाती हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे जेई में आते रहते हैं, फेवरेट सवाल है उनका ये। देखो पहले तो पढ़ो, आपको खुद पढ़ो, आपको क्या समझ में आ रहा है, पढ़ो इसको। देखो मैं पढ़ गया। आपको ना क्या बोला है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है इसका, राइट? मतलब MnO4 नेगेटिव से Mn में इसका निकालना है, क्योंकि यहाँ Mn 0 में है और ये वाला मैग्नीज +7 में, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या निकालना है, ई नोट सेल निकालना है, राइट? अब ये कुछ आपको गिवन है, तो देखना क्या क्या गिवन है, लिखना शुरू करते हैं। पहले आप मेरे को करने दो, फिर आप देखना मेरे को और फिर लिखना, पहले समझो। तो पहला ये दिया हुआ है, देखो अगर तुम्हें कहीं पे ये नहीं दिख रहा ना, इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट पे लेफ्ट पे है, नहीं समझ में आ रहा कि उसने कैथोड दिया है या एनोड दिया है, तो समझ जाना वो रिडक्शन पोटेंशियल ही है, ठीक है? तो अगर मैं MnO4 नेगेटिव से MnO2 की तरफ जाऊं, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे Mn+4 में निकालने तो आता है ना x-2 इंटू 2, और ये +7 में कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, 3, है ना? कितने का चेंज हो रहा है, 3 का हो रहा है ना, राइट? तो इसका कितना दिया हुआ है, 1.68 वो, राइट? अब सेकंड देखो, MnO2 से Mn+2 में जा रहा है, तो मतलब +4 से +2, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, 1.21 वोल्ट। Mn+2 से Mn में जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये कितना है, -1.03 वोल्ट, है ना? अगर मैं मान लो इन सबको ऐड कर दूं, तो एक बार देखो कि क्या निकल के आएगा। Mn+2 से Mn+2 गया, MnO2 से MnO2 गया, बचा क्या, MnO4 नेगेटिव, ऐड करो 7 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn। क्या यही तुम्हें इसके लिए ही निकालना था? बट क्या तुम डायरेक्ट ऐड कर दोगे इनको, नहीं, वही लगाना है तुम्हें फॉर्मूला, डेल्टा G4 नोट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नोट प्लस डेल्टा G2 नोट प्लस डेल्टा G3 नोट। बताइए क्या कहते हो? ऐसे वाले क्वेश्चन को बोलते हैं लेटिमर डायग्राम। लेटिमर डायग्राम वाले सवाल बोलते हैं। नाम याद ना हो कोई बात नहीं, तुमसे कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा, भाई नाम बताओ क्या बोलते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन को, तुम्हें बस क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। तो समझ रहे हो? बस मेन इस चैप्टर में यार सही बता रही हूँ, जो आपका सेल पोटेंशियल वाला पार्ट है उसमें आपको इक्वेशन ही बनाने आनी चाहिए और कुछ है ही नहीं। मैम एक बार ये बता दे +7 और +4 कैसे पता लगा? +7 और +2 का कैसे पता लगाया, ये बोल रहे हो आप? कैसे? देखो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है मैग्नीज की, देखना एक बार यहाँ पे, ये मैग्नीशियम नहीं है, ध्यान रखना। तो इसकी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, एक्स ऑक्सीजन की क्या होती है, एक ऑक्सीजन में -2, तो 4 की कितनी होगी, -8 इज इक्वल टू -1। तो जो भी चार्ज होगा स्पीसीज पे वो इक्वल टू में आएगा, तो ये 7 आ गया, तो मतलब ये +7 में है। और अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में हो रहा है। तो इसका एन फैक्टर कैसे निकालोगे, ऑक्सीडेशन में चेंज देखो ना कितने का हो रहा है, 7, यहाँ पे +4 था ना, MnO, अच्छा एक सेकेंड, अगर तुम इस, एक सेकेंड मैं यहाँ पे ये ले लेती हूँ, MnO2 ले लेती हूँ, तो ये किस में है, +4 में,
तो रिएक्टेंट में देखो जो आपका सेंट्रल एटम है वो है आपका +7 और प्रोडक्ट में +4, तो माइनस कर दो, 7 - 4 कितना आएगा 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, राइट। ऐसे ही +4 से +2 में जाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का, +2 में 0 जा रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, निकालना है। हो जाएगा, यस बस यस मैम। इस तरीके Yes, से हमें सोल्व करना है, राइट। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। ठीक है, नॉन इक्वेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें क्या? ओके मैम। अभी मेरे से थोड़ा सा बोला नहीं जा रहा है, सो अभी टाइम क्या हुआ है, अभी 20 मिनट्स 10 15 25 मिनट पड़े हैं अभी तो, है ना? यस मैम। नहीं करवाती हूँ आज, नहीं इतनी जल्दी मैं नहीं छोड़ पाऊंगी, 5-10 मिनट होते तो मैं छोड़ देती, आ जाओ कोई बात नहीं। देखो नॉन इक्वेशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, पहले तो ये देखो, जब तक हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन थी ना तो ठीक था बात, ई नोट सेल आप निकाल वो आपको दी हुई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। बट अगर मान लो कंसंट्रेशन 1 मोलर के अलावा कुछ है या गैस का प्रेशर 1 बार के अलावा कुछ है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे हमें चाहिए नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अगर तुम वो निकालना चाहते हो तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो नॉन इक्वेशन के थ्रू निकालेंगे। देखना एक बार, मैं यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन ले रही हूँ, AA + BB गिव्स CC + DD। ये क्या है, ABCD क्या है, स्मॉल, वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, राइट। अब यहाँ पे देखो नॉन इक्वेशन डायरेक्ट रट्टा नहीं मारते अपन, देखते हैं आई कहाँ से। देखो सारा खेल एक्चुअली क्या है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ना थर्मोडायनेमिक्स से काफी लेना देना है, थर्मोडायनेमिक और इक्विलिब्रियम में। तो हम लोगों ने ना एक थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूला पढ़ा था, अगर याद है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ΔG = ΔG0 + RT ln Q, ये पढ़ा था हमने। तो ये था आपका गिब्स एनर्जी, ये स्टैंडर्ड वाली है, ये गैस कांस्टेंट है, ये T टेम्परेचर है। Q क्या था, रिएक्शन क्वेश्चन था। देखो याद करो, एक आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ते थे, एक आप रिएक्शन क्वेश्चन पढ़ते थे। जैसे मान लो आपके पास ये है, तो जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ते थे तो क्या करते थे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऐसे ही करते थे। और ये जो कंसंट्रेशन होती थी वो किस पे होती थी, एट इक्विलिब्रियम पे होती थी। जबकि रिएक्शन क्वेश्चन में आप किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशन लिख सकते हो, हाँ या ना? यस मैम। यही था हमारा। अब अगर मान लो यहाँ पे सपोज मैं 2A + B 3C कर दूं, तो ध्यान रखना जब आप स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखते हो ना तो पावर में वो आती है, जैसे यहाँ पे के इक्विलिब्रियम में यहाँ पे फिर 2 आएगा और यहाँ पे क्यूब आएगा, राइट। और जैसे ही नीचे में आपका C³ हो जाएगा और ये स्क्वायर, यानी कि जब आप कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हो प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की, तो ध्यान रखना जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में दिया जाएगा उसकी आप पावर लिखोगे, ठीक है। तो आप ये क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, बस। आ जाओ, अब आते हैं थोड़ा सा नीचे। अभी मैम आपने पढ़ाया कि ΔG - NF E सेल होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे -NF E0 सेल होगा प्लस RT ln Q, और Q को मैं प्रोडक्ट, चलो अभी Q ही लिखते हैं। अब तुम क्या करो, NF से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, करना एक बार, -NF से कर दो, कर दिया। देखो क्या आएगा, E सेल = E0 सेल -RT/NF ln Q आ गया, हाँ या ना, यही आएगा। इसको और थोड़ा सा चेंज करो, E0 सेल -RT/NF ln Q, Q क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है मैम, ये भी आ गया। और इसको तुम लोग में भी चेंज कर सकते हो, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। लोग में कैसे करोगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, बताओ भाई ln क्या होता है, 2.303 लोग बेस 10, यही पढ़ते हो आप, तो लिखो इस फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा RT, एक काम करते हो यहाँ ही लिख देती हूँ 2.303 RT बाय NF लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। हाँ या ना, बोलो। अगर मान लो तुम्हें पेपर में टेम्परेचर कुछ भी मेंशन नहीं है, नथिंग इज मेंशन, तो टेम्परेचर को क्या कंसिडर करोगे, 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। अगर मेंशन है तो फिर आप वही वाला टेम्परेचर लोगे, बट 99% सवाल में आपको वो 25 डिग्री पे बोलता है। तो ई सेल क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्ट आप इक्वेशन फॉर्मूला ध्यान रखो। देखो टेम्परेचर आप 298 केल्विन पुट करोगे, आर क्या पुट करोगे यहाँ पे, देखो अब ई सेल है यहाँ पे, यस और नो। तो बेसिकली आर की वैल्यू क्या पुट करने वाले हो यहाँ पे, ये वाली 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। फेराडे आपको पता ही है कितना, 96500 कूलम पर मोल। तो क्या आ जाएगा, जब ये सारी वैल्यू पुट करते हैं तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाता है। तो और यही आपको इक्वेशन याद भी रखनी है, चाहे तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम हो, जेई का हो, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट हो, आपको 25 डिग्री पे ही आता है। बट फिर भी अगर क्या पता एग्जामिनर का दिमाग घूमे, वो पूछ ले 300 केल्विन, राइट, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जो तुम लोगों को अल्टीमेट ध्यान रखना है। ठीक है, 0.0591 होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो अगर मान लो इंटीजर बेस सवाल आया और उसने नहीं बोला कि 0. कुछ भी नहीं बोला, तो यही वाली आप 0.0591 लोगे वैल्यू, ना कि 59। अगर उसने दे रखा है कुछ और तो वो फिर उसके हिसाब से आप यूज करोगे, क्योंकि कई बार वो लिख के बोलता है कि 2.303 RT बाय F यूज करो, 0.059 बोल देता है, कई बार बोलता है 0.06। बट कुछ भी ना बोले तो एनसीईआरटी को मानेगा, फिर वो मेरे को मत बोलना कि मैम हम तो 0.059 बोला था और गलत आंसर आ रहा है हमारा। फिर वो एनसीईआरटी को बोलेगा, चैलेंज अगर तुम करोगे सवाल पे कि ले भाई एनसीईआरटी में ये है। क्लियर है, तो कुछ कुछ छोटी छोटी बातें लिखा करो अपनी नोटबुक में। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, आपका ई सेल क्या होगा, 0। तो अगर ई सेल 0 होगा तो क्या बनेगा, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन। मैम देखो अगर एमसीक्यू होता है तुम्हारा, देखो दो बातें सुनो, अगर तुम्हारा इंटीजर बेस सवाल आता है और उसने कुछ भी गिवन नहीं कर रखा कि कितनी लेनी है, तो आप ये लेके आना, लिख के आना वैल्यू, राइट। अगर एमसीक्यू आता है तो आप ये ले लो, इवन ये ले लो तब भी सवाल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इक्विलिब्रियम पे हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा, अब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट आपका ये क्यू जो है वो के इक्विलिब्रियम बन जाएगा। हाँ या ना, ये भी यहाँ से भी बहुत सारे सवाल आते हैं, हो जाएगा, बताइए। मैम हाँ बोलो ना बेटा। मैम 0.06 क्या है? 0.059 को राउंड ऑफ करके लिख दिया। अच्छा ओके मैम। ठीक है, अच्छा देखो तुम्हें ना कुछ कुछ बातें और ध्यान रखनी है, लिखो। वो क्या है, वैल्यू याद रखनी है तुम्हें। जैसे मैंने पता नहीं बताई है तुम्हें या दूसरे बैच में बताया था, आई डोंट नो। log 10 1 होगा, log 100 कितना होता है 2, log 1000 3। तो जितनी जीरो होंगी उतनी लगा देना, उतना नंबर होगा। ln e क्या होता है 1, राइट। और क्या है, log 3 होता है। वैसे देखो एग्जैक्ट तो आपका 0.49 समथिंग होता है, बट अगर मान लो एमसीक्यू आता है तो यू कैन सोल्व। अगर इंटीजर होगा तो वो देगा तुम लोगों को, फिलहाल ये ध्यान रखो।
log 2 0.3 ले लो, एग्जैक्ट तो 0.3010 होता है, बट तुम ये लेके सॉल्व कर सकते हो एमसीक्यू में। इंटीजर में क्या करोगे, इंटीजर में वो लिख के देता है वैल्यू। log 5.7 होता है, राइट। उसके अलावा और क्या याद रखो, मान लो अगर तुम्हें log 4 निकालना हो तो इसको क्या लिखोगे, log 2 का स्क्वायर, यानी कि पावर आगे आ जाएगी 2 log 2। तो अब बस तुम्हें इसकी वैल्यू पता ही है, आंसर सोल्व। मान लो log 25 है, इसको कैसे लिखोगे, 5 का स्क्वायर, तो इसको 2 log 5 आया ना, बोलो। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, मान लो log 2 1/2 है, तो इसको कैसे लिखोगे, 1/2 log 2। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप अपने सवालों को कर सकते हो सोल्व। ठीक है, तो कुछ कुछ वैल्यूज, मतलब लाइक कुछ कुछ चीजें हैं जो यू शुड रिमेम्बर व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ नॉन्स इक्वेशन, राइट। हाँ, और ध्यान रखना जो ये n है ना, n, वो n कौन से वाला है, ध्यान रखना। जब भी हम नॉन्स इक्वेशन वाले सवाल करते हैं तो कैथोड और एनोड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल। लिख देती हूँ मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल इन कैथोड और एनोड इक्वेशन। ठीक है, तो वो वाला फिर आपको n लेना है, ठीक है, जो कैंसिल आउट करके जो आप फाइनल ले रहे हो वो। ठीक है, अब यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों का फिर नेक्स्ट क्लास में लूंगी, राइट। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाती हूँ, मतलब ऐसा ना हो कि तुम नेक्स्ट क्लास में मुझे सारा दोबारा से बताना पड़े। मैं एक बार दोबारा, मतलब एक बार करवाती हूँ ये क्वेश्चन होते कैसे हैं। देखो, आपको पेपर में सेल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, आपको सबसे पहले कैथोड पे रिएक्शन लिखनी है, एनोड पे, फिर कंप्लीट सेल, फिर उसका निकालना नॉन्स इक्वेशन। जैसे आपको कुछ वैल्यूज दी गई है यहाँ पे, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई इस वाले के लिए क्या निकाल दो, सेल पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, देयर आर डिफरेंट कंसंट्रेशन, यानी कि वी विल यूज नॉन्स इक्वेशन। तो एनोड पे क्या लिखोगे, और कैथोड पे, अब तो आ गई ना ये इक्वेशन लिखने, नहीं तो फिर मैं भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगी तुम लोगों को समझाने के लिए। देख, अब ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन शुड बी बराबर, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो 3 से, तो क्या आएगा, राइट। नाउ राइट द नॉन्स इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। अब देखो इसने कुछ दिया हुआ है क्या, टेम्परेचर वेम्परेचर कुछ मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग 25 मानेंगे। अब देखो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ध्यान रखना प्रोडक्ट में हम आयंस की कंसंट्रेशन लिखेंगे, सॉलिड या लिक्विड की कंसंट्रेशन नहीं लेंगे क्योंकि वो चेंज नहीं होगी, दैट इज यूनिटी। तो सिर्फ आयंस की लेनी है, तो क्रोमियम +3 का स्क्वायर लोगे और Fe+2 का क्या लोगे, बोलो, क्यूब लोगे। हाँ या ना, बताइए। बस अब इसको सोल्व करो। ई सेल तुम्हें निकालना है, ई नोट सेल क्या आएगा, देख लो, कैथोड माइनस एनोड, तो ये आपका कैथोड बनेगा और ये आपका एनोड बनेगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.30 माइनस 0.0591। अब बताओ n कितना है, n बताओ सारे बच्चे, 6 है ना, हाँ या ना, 6 है। लोग मुझे बताओ क्रोमियम +3 की कंसंट्रेशन कितनी है, मैम 0.1 का क्यूब, तो 0.1 इंटू 0.1 लिख देती हूँ, या फिर 10⁻³ लिख दूं, बताओ। आयरन +2 का क्यूब, कितना आयरन +2 की कंसंट्रेशन, एक सेकेंड, क्रोमियम +3 का स्क्वायर था, ठीक है, और ये और 0.01 का क्यूब, तो यानी कि कितना हो जाएगा 10⁻⁻6। तो ये कितना बन जाएगा 10⁻⁴,
मैं एक ही स्टेप में कर रही हूँ। अब क्या आएगा, 4 आगे आ जाएगा तुम्हारा, इसको तुम 0.06 ले लो, log 10 1 हो जाएगा। बताओ हो जाएगा? अब सोल्व हो जाएगा मैम, अब तो कुछ बचा ही नहीं। कितना आ गया ये, 6 2 0.26 आया। मैम तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सवाल को करना है सोल्व। पहले क्या किया, ध्यान से सुनो। कैथोड पे इक्वेशन, एनोड पे इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन को बराबर करो, फाइनल इक्वेशन बनाओ, लास्ट इक्वेशन लिखो, सोल्व करो। अगर ये भूल गए ना तुम कोफिशिएंट, तो भाई साहब गया सवाल। ठीक है, तो ऐसे करना। बाकी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे बट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नो डाउट उस क्लास में नया पी ब्लॉक चलेगा, बट जो 1 घंटे का हमारा सेशन होगा हम वहां पे ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी 4 लेक्चर का और पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको करेंगे। हाँ बोलो जी। मैम क्या उस वाले ग्रुप में टीचर्स हमें अलग मिलेंगे? नहीं नहीं बाबा, मैं ही पढ़ाऊंगी, मतलब मनीषा मैम, हर्षित सर और मैं ही टीच करेंगे। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है बच्चों, तो हम लोग मिलते हैं फिर मंडे को। सारी इंफॉर्मेशन वी विल शेयर ऑन मंडे।